हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सोच लिया है, अगर आपने मन बना लिया है कि आपको एसएससी सीजीएल 2025 देना ही देना है, तो प्लीज़ आज का वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने ये चैलेंज कंप्लीट करा तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, बट मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में होगे, गिवन दैट एग्ज़ाम का लेवल अच्छा हो। अगर फुद्दू पेपर बनाया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट अगर पेपर अच्छा बनाया गया और आपने ये 6 चीज़ें कंप्लीट करी हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक अच्छी खासी पोजीशन में होगे एट द एंड ऑफ द साइकिल ऑफ 2025, ठीक है। तो यार एक एक करके मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा और जो कुछ भी मेरे को अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो क्या है? सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस 2024 में आए थे, हार्ड टू इजी पीडीएफ्स, इसके आपको गगन प्रताप सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको जाना है और इसमें मैथ्स, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आप इन्हीं को करोगे, जैसे जीके के आप मान के चलो अराउंड 6000 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि 2024 में पूछे गए हैं, ठीक है। सेम गोस फॉर मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश एज वेल। तो ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। एंड बाय कंप्लीटिंग आई मीन डजेंट मीन कि आपको सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने हैं, आप बस उनको एक बार देखो, ठीक है। जब आप देख रहे होगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपको आता है या फिर नहीं आता। जैसे जीके आप उसको स्क्रॉल करते जाओ एक बार और आप इनको काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। जैसे एक दिन में आप आराम से इससे 200-300 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सेम गोस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग एज वेल। आप उसको स्क्रॉल करो और आप ये देखो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो ज़्यादा लोग नहीं कर पाए। उसमें साइड में लिखा भी होता है कि इतने % लोग उस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। तो जो टफ वाले थे उनको आप पहले करो, राइट। बाकी ये करने का फ़ायदा क्या होगा ना, कि जो चीज़ 2025 में आएगी वो आपको बहुत ज़्यादा कॉमन लगेगी कि ये तो मैंने पहले भी देखा था, तो आप ज़्यादा चांस है कि आप उसको सही कर दोगे, ठीक है। तो यार इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर इससे कम ज़्यादा होंगे, बट हाँ जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरी जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें चीज़ें बताऊँगा, राइट। तो आप प्लीज़ इनके चैनल पर जाना और ये जो पीडीएफ्स हैं इनको ज़रूर कर लेना। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू, गिवन दैट आप अपना सिलेबस वगैरह कर चुके हो। नहीं कराया तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि परमार एसएससी, हर कोई जानता है उस चैनल को, ठीक है। उस पर जाना है और उसका जो एफआरबी प्लेलिस्ट है ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए डिफरेंट बना हुआ है, ठीक है, सेपरेटली बना हुआ है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सब का आपको सेपरेट मिल जाएगा। स्टैटिक, इसका आप लोग अच्छे से कंप्लीट करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, उसका आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करना, ठीक है। और इतना अगर आपने कर लिया तो यही पूरा सिलेबस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये कर लिया तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। 25 में से 15-16 क्वेश्चन का बहुत अच्छा नॉलेज आपको होगा, राइट। भले वो प्री हो या फिर मेंस हो। और जो बाकी के मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कैसे कवर होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे फालतू के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, बट वो एग्जाम में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको भी करने का एक तरीका है। वो क्या तरीका है वो अब मैं आपको आगे एक पॉइंट में बताऊँगा, ठीक है। बाकी वो पूरा आपका लक के ऊपर होता है, बट ये वो चीज़ है जो करके आप एटलीस्ट 25 में से अपने 15 क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। और इनको पढ़ने से मेरा ये मतलब नहीं है कि केवल पढ़ लिया, भूल गए या फिर अच्छे से याद नहीं रखा, क्योंकि कई बार चीज़ें इतनी इन डेप्थ होती हैं या फिर इतना पर्टिकुलरली किसी चीज़ को पूछा जाता है कि आप उसको एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पा रहे होते। ऐसा कितनी ही बार, पता नहीं मेरे साथ भी हुआ है या फिर बाकी लोगों के साथ भी हुआ होगा, जब मैंने कोई चीज़ देखी और मैं उसमें कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या उसका आंसर मणिपुर होगा या फिर उसका आंसर मिजोरम होगा। मैंने उसको पढ़ा है अच्छे से, बट मैं इन दो में कन्फ्यूज़ हूँ। क्यों कन्फ्यूज़ हूँ? क्योंकि मैंने उसको पढ़ा बट मैंने उसको अच्छे से रिटेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए कि आप किसी फिगर में कंफ्यूज हो कि क्या उसका आंसर 14% है
या फिर 16% है। अगर आपने उसको पढ़ा है तो यू शुड बी इन अ पोजिशन कि आपने उसको ऐसा पढ़ा है कि भले ही कोई आपको नींद में उठा दे या फिर कोई आपसे उस चीज़ को आज से 5 साल बाद पूछ ले, आप उसका एकदम एग्जैक्ट सही आंसर करो, ठीक है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फिर वही हिसाब हो जाएगा कि आप हर क्वेश्चन में आपको गेस वर्क लेना पड़ेगा। अगर आपकी थोड़ी भी किसी चीज़ में कमांड ढीली है या फिर आपकी मेमोरी अगर वीक है तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ मेमोरी। आप उसके लिए बादाम खाओ या फिर जो करना है वो करो, बट हाँ, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से याद रखो। और अच्छे से याद रखने का तरीका ये नहीं होता है कि आपने उसको एक बार देखा, जैसे एक बार मेरे को कुछ दिखा जिसका आंसर है 17%, ठीक है, और मैंने सोचा कि अगर मैं 17% को अपने दिमाग में 100 बार रिपीट कर लूँगा तो ये मुझे याद हो जाएगा। कभी याद नहीं होगा। उस 100 बार रिपीट करने से अच्छा है इसको आप बस एक बार पढ़ो पहले, ठीक है। फिर आप अपना आगे का जो भी चीज़ पढ़ते रहो। फिर जब आपने उसको पूरा पढ़ लिया तब आप दोबारा आओ, फिर उसको दोबारा पढ़ो एक बार, ठीक है। फिर आप उसको जो बाकी चीज़ें आपकी वो पढ़ते रहो, फिर वापस आओ। इस तरीके से जब आप करोगे तब वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगी, ठीक है। ये वो तरीका है यार कि मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना है, बट यही नहीं कि उसको पकड़ के उसका आप अच्छे से जाप कर रहे हो 17% आप उसको फिर भी भूल जाओगे, ठीक है। और ऐसे करना तो फिर आपको लगेगा कि ऐसे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी जो जिसके लिए काम आता है वो कर सकता है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाकी जो मेरे लिए वर्क करा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। इंग्लिश, अब यार इसमें चीज़ क्या है ना कि इंग्लिश में हर किसी का लेवल डिफरेंट होता है। कई लोग होते हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज में जो इंग्लिश पढ़ी वो पढ़ी, उसके बाद कभी इंग्लिश को टच भी नहीं करा, पर वो फिर भी बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, भले ही वो इंग्लिश में कुछ ना पढ़ें। वो अगर 5 साल भी इंग्लिश ना पढ़ें तो भी हो सकता है कि वो अगर फिर से एग्ज़ाम में बैठो तो इंग्लिश में फिर भी बुरे नंबर ले आए, ठीक है। तो वही पूरा गेम है कि 4 तरह के लोग होते हैं जिनके लिए इंग्लिश टफ होती है, जिनकी इंग्लिश मॉडरेट होती है, जिनके लिए इंग्लिश आसान होती है, जिनके लिए इंग्लिश सुपर ईजी होती है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे अगर कैसे एस्टिमेट लगाओगे, अगर आपके प्री में 40 से कम नंबर थे इंग्लिश में और आपके मेंस में भी 110 से कम नंबर थे या फिर 115 मान लो, तो आप ये मान लो कि आप इन दोनों कैटेगरी में आते हो कि आपके लिए इंग्लिश डिफिकल्ट टू मॉडरेट है। एटलीस्ट जो एसएससी इंग्लिश पूछ रही है हम उसकी बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। और अगर आपके नंबर हमेशा 90% प्लस आए इंग्लिश में तो आप मान लो कि आपके लिए इंग्लिश ईजी और सुपर ईजी है, ठीक है। और इसमें फिर आपको ऐसा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। स्टिल अगर आप यहाँ पर हो तो आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, वो ये है कि जो भी वोकेबलरी में वर्ड्स हैं उनके आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होने चाहिए। एग्जैक्ट मीनिंग, कई बार हमको उसका एक रफ मीनिंग पता होता है कि ये पॉजिटिव टर्म में है या फिर नेगेटिव टर्म में है, बट हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो भी है वो अच्छे से रिटेन करो। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था जो मैंने भी गलत करा है। वो कौन सा क्वेश्चन था? वो था चेरिज्मा। अब इसके 2 ऑप्शन थे, एक था इन्फ्लुएंस और एक था चार्म, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि दोनों चीज़ एक उस पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या फिर जो एसएससी ने आंसर दिया है उसका वो क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से करिए। सेम गोज़ फॉर ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कई बार हमको लगता है कि ईडियम का क्या है, उसको पढ़ेंगे जो ऑप्शन में दिखेगा कि इससे क्लोजली रिलेटेड है, ऑप्शन एडमिट करके कर देंगे। बट कई बार आप देखोगे कि कुछ ऐसा ईडियम होता है उसका मीनिंग एकदम उसका सरपेट नहीं होता, उसका मीनिंग हो सकता है एंटायरली उससे डिफरेंट हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यार अच्छे से देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी जिन लोग के लिए इंग्लिश टफ होती है उनको तो पहले ग्रामर पे भी काम करना चाहिए और अपनी वोकैब भी अच्छी करनी चाहिए। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाकी जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे थे वो आप करते रहो। और हाँ, वो जो PYQ थे 2024 वाले, केवल 2024 के, वो ज़रूर आप लोग कर लेना, ठीक है। इतना मुझे आपको इंग्लिश में बताना था। बाकी जो आप कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। इट टेक्स टाइम। अब मेरे लिए कहना बहुत आसान होगा कि इंग्लिश में क्या ही है, पर जिन लोग की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो केवल वही लोग समझ सकते हैं। उसमें मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इट टेक्स टाइम। बाकी मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, पर उन्होंने 2 ईयर्स तक कंसिस्टेंटली उस पर काम करा और आज उनकी इंग्लिश मेरे से और कई लोगों से बहुत बेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की।
मैथ्स में यार सब चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि क्या आपने सिलेबस करा है। तो आप अपने आप से पहले सवाल पूछो कि क्या मैंने सिलेबस अच्छे से करा है। सिलेबस अच्छे से करने का मतलब ये होता है यार कि जब कोई फॉर्मूला आया तो आपको सोचना नहीं पड़ा, आपको वो फॉर्मूला अच्छे से याद था। ठीक है, तो मैं सच बताऊँ ना तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो मैथ्स में नंबर तो ला रहे होंगे पर उनका सिलेबस अच्छे से नहीं हो पाया होगा। रीज़न उसका ये है कि कंटिन्यूसली मैथ्स का लेवल डाउन होता गया है, तो हम काफ़ी चीज़ें इग्नोर करते हुए हैं। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम जो हायर फॉर्मूलाज पढ़ते थे, साइन सी प्लस साइन डी, तो वो उसकी कुछ नीड नहीं रह गई है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं आते। ज्योमेट्री में बहुत सारे फिगर्स के क्वेश्चन होते थे जिसमें एक ट्राइंगल उसके अंदर सर्किल घुसा रखा है, उसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट होते थे, अब वो हम लोग याद नहीं करते। ठीक है, तो ये सब होने की वजह से क्या है कि हमने बहुत चीज़ें स्किप करी हैं मैथ्स में। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप उनको एक बार पढ़ो। ठीक है, जितना याद रख पाओगे उतना रखना, बट एक बार आपको पूरा कंप्लीट करना चाहिए, भले वो अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस में। तो आपको अच्छे क्वेश्चंस करने चाहिए। रीज़न इसका यार ये है, जैसे आप देखो कि 2021 मैथ्स यहाँ मेंस की बात कर रहे हैं, एकदम हलवा पूछा। ठीक है, 190 प्लस बहुत लोग के थे आउट ऑफ 200, वेरी कॉमन। 2022 में हो अगेन लोगों ने 86 90 भर भर के मारे आउट ऑफ 90। बट अगर आप 2023 में आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैथ्स में एवरेज स्कोर 60 से 70 के बीच में, वो भी बहुत मुश्किल से था। 75 वॉज अ वेरी गुड स्कोर इन मैथमेटिक्स इस वाले पेपर में। 80 जिसके थे उसको बहुत कुछ अच्छा मिल गया। ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड स्कोर। तो ये मैं आपको बता दूँ 2024 अगेन मैथ्स में कुछ था ही नहीं, सबके 90 हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यार कि कभी भी कुछ क्या पता, अब जब नई वैकेंसी होंगी तो क्या पता टफ बना दें। अब आप एंटिसिपेट ही तो कर सकते हो, और अगर आप एंटिसिपेट नहीं करोगे तो फिर आप भीड़ का हिस्सा हो गए ना। आप एंटिसिपेट करके चलो कि कुछ ना कुछ तो टफ आएगा, और क्या पता मैथ्स ही टफ आ जाए, तो आप उसके लिए रेडी रहो। ठीक है, मॉक टेस्ट देते रहो और एनालिसिस करते रहो और देखते रहो कि कहाँ से मिस्टेक्स हो रहे हैं। मेरे को पता है दुख मैथ्स में आपको कभी उससे नहीं होगा, उस क्वेश्चन से नहीं होगा जो आपको नहीं आया। दुख आपको उस क्वेश्चन से होगा जो आपको आता था पर फिर भी आपने उसमें सिली मिस्टेक कर दिया। मैं आपको सच बताऊँ ना, एक अभी 2024 में एक क्वेश्चन था जिसमें A/B दिया था, B/C दिया था, और लास्ट में उन्होंने C/A पूछा था। और कितने ही लोग होंगे यार जो उसका आंसर A/C मार्क करके आए होंगे, जो A/C आ रहा था, जबकि उसका रिवर्स उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो ये चीज़ यार आपको दुख इसी चीज़ से होगा, जो चीज़ आपको आती थी फिर भी आपने गलत कर दी। तो आपको इसी चीज़ पर तो काम करना है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब ये कम होता जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। आपने मैथ से स्टार्ट करी, भले आपको पूरी नॉलेज है, आपके सिली मिस्टेक्स फिर भी बहुत हाई होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप देखोगे आपके सिली मिस्टेक्स होने कम हो गए। एक पॉइंट आपका आएगा जब आपका एक भी सिली मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, एक भी सिली मिस्टेक आपका नहीं होगा, ऐसा पॉइंट भी आपके पास आएगा। रेयरली एक या दो आप सिली मिस्टेक करोगे तब। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वही समय आपका हो, ताकि आप एटलीस्ट इसमें तो श्योर हो पाओ कि आपके सिली मिस्टेक्स यहाँ पर ज़ीरो हो जाएं। तो सिली मिस्टेक्स मत करना, उसके लिए एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जिस दिन आपने मैथ्स के 10,000 या 15,000 क्वेश्चन कर लिए, उस दिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके सिली मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगे। 15,000 क्वेश्चन सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, पर वही आप सोचो कि अगर आप डेली 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके 150 डेज में हो गए 15,000 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन बहुत होता है एक दिन में, राइट। तो वही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करते रहो यार। बाकी मॉक टेस्ट में भी बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पता नहीं इसकी रेलेवेंस आपको समझ में आया या फिर ना समझ में आए। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये मान लो कि ये करने से आपकी जीके के मेरी नज़र में 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फंसेंगे। ठीक है, और ये चीज़ कुछ बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इनफैक्ट ये चीज़ वो है जो आपको बहुत पहले से करते आना चाहिए था। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि आप एक कॉपी खरीदो, ठीक है, अच्छा सा रजिस्टर वाइट पेजेस वाला, ठीक है, और इसको आप टाइटल डालो जीके 1900 to 2024 नोटबुक। इसमें आपको करना क्या होगा? इसमें आपको ये करना होगा कि आप जैसे ये पहला पेज है उसका, आप यहाँ पर डालोगे 1900, फिर आप जाओगे गूगल पर और आप सर्च करोगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द ईयर 1900 इंडिया। ठीक है, इतना आप डालोगे और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी आप उसको नोट डाउन करोगे पॉइंट वाइज। ठीक है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, केवल जो पॉइंट है वो लिखना है। और अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, और अपने दिमाग में उसको रिटेन रखना है, राइट। इसको आप रखोगे फॉर द रिवीजन पर्पस। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एसएससी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है जैसे कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है वो किस ईयर में हो गई,
इसी बार आप देख लो 2 क्वेश्चन ऐसे थे। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमनली सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पर ऐसी पड़ी होंगी कि कोई ऐसी एक सोसाइटी या फिर एसोसिएशन बनी थी इस ईयर में, जो कि PYQ में नहीं आई है, ठीक है। तो वो आपको यहीं से कवर करने को मिलेगी, राइट। प्लस आपका ऐसे अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा, और लास्ट मोमेंट पर जब आप सोचोगे कि मैं GK में क्या रिवाइज कर लूँ, तो एक बहुत अच्छा सोर्स होगा। इससे आपकी हिस्ट्री भी कवर होगी, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है। पॉलिटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, वो आपके इसमें आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भले वो हो जाएं, प्लस इकोनॉमिक्स में जो भी रिफॉर्म्स आते गए या फिर जो भी नई पॉलिसीज आती हैं वो भी इसमें थोड़ी बहुत मेंशन हो जाएंगी, राइट। इसीलिए इसकी इतनी हाई इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर मेंटेन करना, ठीक है। अब एक चीज़ और बचती है, वो है ये रीजनिंग गुड लेवल क्वेश्चंस। अब जिन लोग के रीजनिंग में नंबर आ गए, जैसे कई लोग हैं जिनके रीजनिंग में पूरे नंबर आ गए 90 आउट ऑफ 90 या फिर 86 आउट ऑफ 90, वो इसको देखकर बोल लेंगे क्या ही है रीजनिंग में, कुछ तो आया ही नहीं पेपर में, एकदम हलवा पेपर था। रीजनिंग में क्या ही गाइडेंस आप दोगे, या फिर रीजनिंग में क्या ही गाइडेंस किसी को लेनी चाहिए, वो तो कुछ उसमें स्तर है ही नहीं। बट मैं आपको सच बताऊँ, यही वो चीज़ है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत कराना बहुत आसान है, इसमें क्वेश्चन गलत कराने में कुछ टाइम नहीं लगता। वो आपको स्टेटमेंट अजम्पशन या फिर स्टेटमेंट इन्फेरेंस, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से गलत करा सकता है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर डेटा सफिशिएंसी ऑल्सो, राइट। उसमें भी आपको सवाल गलत कराना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, या फिर इसमें जो सवाल नहीं बनते उसमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए, ये सब कहाँ से पता चलेगा। तो यार इसका कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, इसके लिए केवल एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि मैं खुद ऐसे कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा और मैं आपको सेपरेटली कराऊंगा, ठीक है, अलग अलग वीडियोस में। आप प्लीज़ उसको फॉलो करते रहना, और वो आप खुद से ट्राई करते रहना, मैं उसको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आप वो देखते रहना, ठीक है। उससे आप समझ पाओगे कि कैसे हमको उन क्वेश्चंस को सोचना है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, ताकि आंसर हमारा गलत ना हो, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको करवा दूंगा। सेम गोज़ फॉर मैथ्स ऑल्सो, जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैथ्स या रीजनिंग में कुछ भी ऐसा है जो आपको बताने लायक है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, और इसकी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो यार इतना ही था इस वीडियो में, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। बाकी टेंशन मत लेना, कभी ये मत सोचना कि अगर मेरे एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो क्या होगा, और इतने बार मैंने पेपर दे दिया तो कुछ नहीं बिगड़ा है। बाकी आप अपनी तरफ से अच्छा काम करते रहो, और जितने फॉर्म से सारे फॉर्म भरो, ठीक है। जब आपके भाग्य में लिखा होगा तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी चिल मारो, इतनी टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।